हेलो फ्रेंड्स। कोविड के बाद अचानक आईटी सेक्टर के डिमांड बढ़ने से लगभग सारे आईटी इंडस्ट्री को ज़बरदस्त प्रॉफिट हुई। लो इंटरेस्ट रेट और एक्सेसिव मनी सप्लाई के कारण कोविड में भी मंदी नहीं आई। लेकिन साल 2022 आते आते लो इंटरेस्ट रेट का असर दिखने लगा और रसिया यूक्रेन वार ने इन्फ्लेशन को बूस्ट करने में और मदद की। जहां कमोडिटीज़ के प्राइस आसमान छूने लगे, सेंट्रल बैंक द्वारा रेपो रेट हाइक से ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन हुई और आईटी सेक्टर में भी अचानक से स्लो डाउन आने लगी। आईटी सेक्टर जो 2 सालों से इतना रैली कर चुकी थी, हाई बेस इफेक्ट, हाई इंटरेस्ट रेट और हाई एट्रिशन रेट की वजह से टूटने लगे। अमेरिका में इन्फ्लेशन 30 सालों के ऊंचाई में चला गया और हमें पता है कि जो यहाँ की बिग इंडियन आईटी कंपनी है उसका सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स अमेरिका और यूरोप है। आईटी के प्रॉफिट ज़बरदस्त गिरने लगे। वही हाई कम्पिटिटिव मार्केट और इकोनॉमिक स्लोडाउन से प्रॉफिट मार्जिन में भी बुरा असर पड़ा और आईटी के शेयर्स वन साइडेड रैली के बाद टूटने लगे। और इसका असर एलटीआई माइंड ट्री पे भी देखने को मिला, क्योंकि इसका 73% रेवेन्यू अकेले अमेरिका से आता है। तो आज हम एलटीआई माइंड ट्री के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे स्टॉक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एलटीआई माइंड ट्री एक ग्लोबल आईटी कंपनी है जो 38 देशों में 700 से ज़्यादा क्लाइंट्स को सर्विस देती है। इसका प्रोमोटर एल है जिसका स्टेक 68% है। एलटीआई माइंड ट्री आईटी सर्विसेज जैसे एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इंटरप्राइजेस सॉल्यूशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज और प्लेटफॉर्म बेस्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती है। मई 2022 में एलटीआई और माइंडट्री के मर्जर से ओवरऑल कंपनी के स्टेबिलिटी में थोड़ी सी डिसबैलेंस हुई, क्योंकि जब भी दो कंपनी की मर्जर होती है तो उनके बीच में आपस में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, उन्हें एक दूसरे के साथ काम करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसके वजह से भी थोड़ी सी रेवेन्यू और अर्निंग ग्रोथ में थोड़ी असर देखने को मिली। लेकिन अभी दोनों अच्छे से काम कर रहे हैं और अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाइड वे में क्लाइंट बेस को और मजबूत कर रहे हैं। अभी अमेरिका में इंटरेस्ट रेट कम होने से 50 बेसिस पॉइंट रेट कट हुई। इससे अमेरिका में इकोनॉमी में काफ़ी बूस्ट होगा और एलटीआई को इसका डायरेक्ट बेनिफिट होगा, क्योंकि अकेला नॉर्थ अमेरिका से इसे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होती है। वहीं यूरोप में से 15% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से सिर्फ और सिर्फ 11%। अभी इसके कस्टमर कंसंट्रेशन रेट में भी रेशियो में भी सुधार हुई है। पहले जहां टॉप 5 क्लाइंट से 32% रेवेन्यू जनरेट होती थी, वही घट कर सिर्फ 28% हो गई। तो ये अच्छी बात है। अगर हम सेगमेंट वाइज बात करें हॉरिजेंटली, तो इसका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू एप्लीकेशन डेवलपमेंट और इंटरप्राइजेस सॉल्यूशन से आता है, जो टोटल मिला के 65% होती है। वर्टिकली हम देखें तो बैंकिंग, फाइनेंसेस एंड इंश्योरेंस में 36.5% और मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में 24% है, और ये दोनों मिला के टोटल रेवेन्यू का 60% जनरेट करती है। कंपनी के मैनेजमेंट ने अभी तेज़ी से कई सारे एक्विजिशंस और स्ट्रेटेजिक अलायंसेस किए, जिससे पता चलता है कि मैनेजमेंट काफ़ी एग्रेसिव है और काफ़ी कॉम्पिटेंट भी है। तो बिजनेस एनालिसिस में हमने देखा कि अमेरिकन मार्केट में इंप्रूवमेंट, ग्लोबल इकोनॉमी में सुधार होना और रेट कट होने से एलटीआई का जो आने वाले टाइम पे रेवेन्यू और प्रॉफिट है उसमें इंप्रूवमेंट देखी जा सकती है। जब बिजनेस एनालिसिस काफ़ी अच्छी हो तो हम इसके अब फाइनेंशियल एनालिसिस पे आते हैं। तो इसके लिए हम स्किनर.इन में आते हैं और यहाँ पे हम एलटीआई माइंडट्री का पेज खोलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फिनेंशियल मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले फिनेंशियल मैट्रिक्स में मार्केट कैप देखते हैं। जो मार्केट कैप यहाँ पे 1,70,000 करोड़ के आसपास में है। तो ये लार्ज कैप कंपनी, और एक काफ़ी अच्छी बात है कि एक लार्ज कैप कंपनी में हम एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि उसमें हम लोग को अच्छी खासी लिक्विडिटी मिलती है और ऑपरेटर का मैनिपुलेशन का डर भी कम होता है। तो अब हम इसके फ्री फ्लोट की बात करते हैं। तो फ्री फ्लोट मैंने पहले भी बताया है, 100% माइनस प्रोमोटर होल्डिंग, क्योंकि वो शेयर होती है जो लिक्विड रहती है, जिसे हम लोग ये मानते हैं कि प्रोमोटर्स जनरली अपने शेयर को नहीं बेचते हैं। तो बाकी जो शेयर है उसी को हम लोग लिक्विडिटी मानते हैं। तो यहाँ पे 32% लिक्विडिटी है, जो ठीक ठाक है। तो अब हम इसके स्टॉक पी में आते हैं। तो स्टॉक पी में यहाँ पे हम लोगों को थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि कई सारे जो बिज़नेस है वो अलग अलग तरह से काम करते हैं। तो जिस बिज़नेस में थोड़ी ग्रोथ कम होती है तो उसमें थोड़ा कम पी होती है, लेकिन ये काफ़ी तेज़ी से एग्रेसिव वे में काम कर रहा है और कई सारे इसने स्ट्रेटेजिक अलायंसेस किए हैं। अभी एआई फील्ड में भी काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है, तो इसका पी थोड़ा ज़्यादा रह सकती है। अभी हमने देखा कि कई सारे जो मिड कैप ये आईटी कंपनी है उसके पी 60-70 या उससे ऊपर भी है। तो वो गलत नहीं है, क्योंकि वो ग्रोथ स्टॉक है, ग्रोथ स्टॉक में पी ज़्यादा रहती ही है। तो हम एक बार इसके एक नज़र पीएस में डालें तो टीसीएस जो यहाँ पे लीडर है उसका 30%, उसका स्टॉक पी 30 है, इन्फोसिस 27 है, एलटीआई माइंडट्री का 36 है। तो ये मोटे तौर पे ओवर वैल्यूड नहीं है, लेकिन हाँ अंडर वैल्यूड भी नहीं है। तो चार्ट जो इसका पी है वो ठीक ठाक है। तो अब हम इसके डेप्थ में आते हैं। तो डेप्थ यहाँ पे 0.11 है, जो कि डेप्थ 2300 करोड़ है। और वो भी ये जो डेप्थ है ये लीज लाइबिलिटी है, क्योंकि इन्होंने कई सारा अभी बिल्डिंग्स एक्वायर किए हैं और वहाँ पे ये अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया है। तो इनकी लीज लाइबिलिटी ही इनकी 2300 करोड़ की है।
तो ये बहुत ही छोटी रकम है, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स इसकी ठीक ठाक है। अब हम फंडामेंटल ट्रेडिंग के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में आते हैं, और वो है क्वार्टर रिजल्ट्स। तो क्वार्टर रिजल्ट्स में हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो सेल्स हो वो हाईएस्ट एवर हो और प्रॉफिट हो वो हाईएस्ट एवर हो। तो हम यहाँ पे देखते हैं जो सेल्स है वो सितंबर 2024 में 9400 करोड़ है, जो कि हाईएस्ट एवर है। और प्रॉफिट की बात करें तो ये भी हाईएस्ट एवर है 1250 करोड़। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी कंसर्न की बात है, यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो पहले से थोड़ी कम हुई है। वो जो अभी 18% है, वही 2021-22 में ये 20% के आसपास थी। तो मैंने इसका रीज़न पहले भी बता चुका है कि जो कंपटीशन इतनी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो किया और अचानक से ग्लोबल स्लो डाउन आया, और आईटी सेक्टर में एंट्री बैरियर थोड़ा कम है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है नहीं। तो इसमें जब भी कंपटीशन ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट मार्जिन में इशू आएगा ही। और इसके जब ग्लोबल स्लो डाउन आई तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखा गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इनके जो क्वार्टर रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। जैसी सिचुएशन थी उससे इन्होंने अपने आप को निकाला, और यहाँ पे हाईएस्ट एवर इन्होंने रेवेन्यू और प्रॉफिट यहाँ पे दर्ज कराया। तो अब हम इसके एनुअल प्रॉफिट पे आते हैं। तो एनुअल प्रॉफिट में हम सीधे सीधे टीटीएम में आते हैं। टीटीएम में हम सेल्स देखते हैं 36,400 करोड़ है, जो इससे पहले मार्च 2024 में 35,500 था। मार्च 2023 में 33,000 करोड़ था। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे लगातार यहाँ पे सेल्स बढ़ रही है। और इसके जब हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये भी हाईएस्ट एवर है, और इसके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 18 है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो लगातार अच्छी कर रही है। और जब भी कंपनी का हाईएस्ट एवर प्रॉफिट हो, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू हो, तो ऐसे केस में हम ये सोचते हैं कि अगर इसके जो शेयर प्राइस है वो अगर ऑल टाइम हाई ना हो तो यहाँ पे अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी हमें दिखाई देती है। तो हम इसका चार्ट पैटर्न बाद में देखते हैं, पहले हम इसका बैलेंस शीट पे आते हैं। तो बैलेंस शीट पे यहाँ पे जो इक्विटी कैपिटल है वो यहाँ पे 16-17 करोड़ से बढ़ के यहाँ पे मार्च 2022 में 30 करोड़ हुई, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ये कॉर्पोरेट एक्शन किया था। यहाँ पे इन्होंने मई 2022 में इन्होंने यहाँ पे माइंट्री के साथ मर्जर किया था, इसलिए इनकी जो इक्विटी कैपिटल है वो माइंट्री के भी यहाँ पे ऐड हो गई। अब हम रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स कंपनी की लगातार ग्रो हो रही है, और अभी सितंबर 2024 में अभी हाईएस्ट एवर रिजर्व है जो 21,000 करोड़ है, जो काफ़ी अच्छी है। बोरोइंग की बात करें तो कंपनी शुरू में डेप्थ फ्री थी, लेकिन अभी इसके बोरोइंग्स थोड़े दिख रहे हैं, लेकिन ये जो बोरोइंग है वो लीज लाइबिलिटी है। अगर हम इसके बोरोइंग सेक्शन में जाएँ तो हम यहाँ देखते हैं कि जो इसके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोइंग है वो नेग्लिजिबल है, लेकिन जो लीज लाइबिलिटी है वो 2300 करोड़ बढ़ी है। हम इसे एसेट साइड में भी देखेंगे कि लीज लाइबिलिटी किस में बढ़ी है। तो इसके जो लाइबिलिटी साइड है वो काफ़ी अच्छी है। अब हम एसेट साइड में आते हैं। तो एसेट साइड में देख रहे हैं कि फिक्स एसेट जो है वो मार्च 2022 से काफ़ी तेज़ी से ग्रो की है, क्योंकि यहाँ इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स को एक्वायर किए हैं और वहाँ पे इन्होंने अपना ऑपरेशन बढ़ाया है। तो जब हम फिक्स एसेट में आते हैं तो हम यहाँ बिल्डिंग्स में देखते हैं, बिल्डिंग्स में इनका अचानक से ग्रोथ आई है, तो ये वही लीज लाइबिलिटी है। CWIP IT सेक्टर्स में इसका ज़्यादा वैल्यू नहीं है क्योंकि ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस नहीं है। तो CWIP जो है यहाँ पे वो ठीक ठाक है। यहाँ पे जो ग्रो कर रही है ये दिखाता है कि कई सारे जो भी इन्होंने पार्टनरशिप किया है और स्ट्रेटेजिक अलायंसेस किए हैं, तो उसमें इनका CWIP में थोड़ा सा यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो अब हम इसके कैश फ्लो पे आते हैं। तो IT सेक्टर में कैश फ्लो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ नेगेटिव होना ये बहुत ही ज़्यादा डेट्रीमेंटल इफेक्ट को दिखाता है। यहाँ पे पॉजिटिव है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो इसका मतलब है इसका जो डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन है वो स्मूथली चल रहा है। अब हम इसका लास्ट पार्ट में आते हैं और वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो जहाँ इसके 2021 में इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न थे 74%, हम इसे ईयरली बेसिस में करते हैं। तो हम जब देखते हैं कि शुरुआत में 2017 में 84 था, तो ये सेबी का रूल है कि आने वाले 3 सालों में इसे 75% या उससे नीचे करना है, तो इन्होंने इसे 74 किया। वही जब 2023 में LTI माइंट्री का मर्जर हुआ तो प्रोमोटर्स घट के 68% हुए, क्योंकि माइंट्री में इनका प्रोमोटर्स का होल्डिंग कम था। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि FII यहाँ पे धीरे धीरे अपना माल निकाल रहे हैं, लेकिन वही जो DII है वो धीरे धीरे माल को एब्जॉर्ब कर रहा है। अब हम पब्लिक में आते हैं, जिसे हम वीक हैंड भी बोलते हैं। तो वीक हैंड यहाँ पे इसमें कोई HNI नहीं है, लेकिन हमें एक चीज़ यहाँ ध्यान मतलब यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रही है। हम क्वार्टरली बेसिस में जाए तो हम देख रहे हैं कि लगातार जो ये पब्लिक की होल्डिंग है वो कम हो रही है, और इस बार तो लोएस्ट एवर है 9.09। और नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग पॉइंट से देखें तो यहाँ पे 50,000 शेयर होल्डर्स भी कम हुए हैं। तो यहाँ दिख रहा है कि धीरे धीरे जो है जो वीक हैंड से माल है उसे स्ट्रॉन्ग हैंड की तरफ ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो हमने फिनेंशियल एनालिसिस में देखा कि इसका मैट्रिक्स ठीक ठाक है, कंपनी लगभग डेप्थ फ्री है,
क्वार्टरली रिजल्ट्स हाईएस्ट एवर है, प्रॉफिट भी एनुअल प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छी है, बैलेंस शीट भी काफ़ी मजबूत दिख रही है, कैश फ्लो भी पॉजिटिव है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी दिख रहा है कि किस तरह से स्ट्रॉन्ग हैंड के पास में ज़्यादा परसेंटेज ऑफ शेयर है। तो जब फिनेंशियल रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं और फिनेंशियल एनालिसिस जब हम लोग इसमें करने के बाद हमें यहाँ पे सारी क्राइटेरिया मीट करते हुए नज़र आ रही है, तो फंडामेंटल एनालिसिस में खरा उतरने के बाद में अब हम इसमें चार्ट पैटर्न एनालिसिस करते हैं। तो इसके लिए हम स्किनर डॉट इन से हट के tradingview.com में आते हैं। तो ये है इसका चार्ट पैटर्न एल टी आई माइंट्री का। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2020 कोविड के बाद में इसमें वन साइडेड रैली आई थी, जो इसका जो लो है 1250, इससे बढ़ के ये लगभग लगभग 7500 के आसपास चला गया था। तो इतनी बड़ी रैली आने के बाद इसमें गिरने के लिए कोई तो वजह चाहिए, और जब भी ऊपर जाती है तो कोई ना कोई वजह होती है या कोई वजह बनाया जाता है, और जब नीचे आती है तो उसके लिए भी कोई वजह होता है, क्योंकि अगर शेयर ऐसे ही गिर जाए बिना वजह का तो फिर इसमें तो रिटेल इन्वेस्टर पैनिक करेंगे ही नहीं, और जब ऊपर जाए और पॉजिटिव न्यूज़ ना आए तो फिर रिटेल इन्वेस्टर बाई करेंगे ही नहीं। तो जब इतना बड़ा रैली आने के बाद इसे एक बहाना चाहिए होता है मार्केट को, और यहाँ पे तो जेन्युइन बहाना था, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ी से ऊपर गई थी, हाई बेस इफेक्ट बना था, क्योंकि लगातार आईटी सेक्टर्स के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे थे। तो ऐसे में लगातार वन साइडेड रैली कभी नहीं आ सकती है, लगातार जो प्रॉफिट है वो कभी बढ़ते नहीं बढ़ सकते हैं, इसमें कभी ना कभी ब्रेक लगना ही था। तो जब ब्रेक लगी तो यहाँ पे जो है इस एरिया में जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपने जो शेयर्स है उसको यहाँ पे धीरे धीरे डंप किया, और धीरे धीरे डंप करने के बाद में इसमें पहले प्राइस वाइज करेक्शन आया, उसके बाद टाइम वाइज करेक्शन आया। अब चूंकि हाईएस्ट एवर जब इस कंपनी की रिजल्ट्स हुई है एनुअली भी और क्वार्टरली भी, लेकिन यहाँ पे जो प्राइस है वो शेयर प्राइस है जो हाईएस्ट एवर नहीं है, तो यहाँ पे जो अपसाइड पोटेंशियल है वो ज़्यादा है। लेकिन हमें किसी भी प्राइस पे यहाँ एंट्री नहीं करनी है, हमें यहाँ पे प्रॉपर चार्ट पैटर्न देखना है, और चार्ट पैटर्न देखने के बाद हमें उसमें एंट्री पॉइंट ढूंढने की कोशिश करना है, और जब वो मिल जाए उसके बाद हमें इसमें घुसने की कोशिश करनी चाहिए। तो मुझे यहाँ पे रिवर्स हेड एंड शोल्डर मिल रहा है। एक्चुअली मैंने कम्युनिटी वॉल पे मैंने गलत पोस्ट किया था, मुझे लगा कि कप विथ हैंडल बनेगा, बट मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि इसमें रिवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है। तो मैं इसे चार्ट को ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। तो ये वन डे चार्ट पैटर्न है, तो वन डे कैंडल स्टिक पे मैं इसमें लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पे ये चार्ट पैटर्न में रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ हो गया। अब मैं इसमें रिवर्स हेड एंड शोल्डर बनाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे एक छोटा सा शोल्डर बना है, अब इसके बाद इसमें बड़ा सा हेड बनेगा। हेड होने के बाद फिर इसमें छोटा सा शोल्डर बनेगा। अब इसके बाद यहाँ पे एक बड़ा सा करेक्टेड वे में यहाँ पे एक फिर से शोल्डर बनेगा। और ये जो शोल्डर है मैं यहाँ पे रिवर्स क्यों लिया हूँ मैं इसे अभी बताता हूँ। हम यहाँ पे फिर से एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं जो यहाँ पे है। अब हम इसे थोड़ा सा जूम आउट करके देखते हैं, तो हम देखते हैं कि ये जो लाइन है ये कई सारी जगह पे सपोर्ट लिया है, जैसे कि यहाँ पे 22 सितंबर 2021 को लिया है, इस जगह पे लिया है 22 फरवरी 22 में लिया है। उसके बाद जब इसमें करेक्शन आया, जब यहाँ पे ऊपर उठा दिसंबर 2023 में, तो यहाँ पे सपोर्ट लिया है। अब हम लोग यहाँ पे रिसेंटली आते हैं अगस्त 2024 में, तो यहाँ भी इसने सपोर्ट लिया है। तो जब बार बार किसी एक जगह पे सपोर्ट ले और रिजल्ट लगातार अच्छा हो तो हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे सपोर्ट बन गया है। हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं है, अगर यहाँ पे एफआईआई ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे डंप करे तो हमें यहाँ पे फिर से प्राइस करेक्शन देखने को मिल सकती है, क्योंकि वो कभी कुछ काम नहीं आती। अगर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सप्लाई हो और यहाँ पे बाइंग ना हो तो एक गिर सकते हैं। लेकिन चूंकि मैंने फंडामेंटल बेसिस पे यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जब सारी चीज़ें अच्छी हो तो यहाँ पे ये सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। और वहीं पे जो यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से 18 अक्टूबर को काफ़ी शार्प यहाँ पे डाउन हुआ है, लेकिन यहाँ जो वॉल्यूम है उसमें यहाँ पे कोई सच बड़ा यहाँ पे नहीं दिख रहा है, वॉल्यूम यहाँ पे ज़्यादा है नहीं। इधर जो लगातार करेक्ट हुए हैं यहाँ पे कोई वॉल्यूम नहीं है, मीन्स सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर को डराया जा रहा है और उनका स्टॉप लॉस हिट कराने की बात यहाँ पे हो रही है। तो मुझे तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। और जहाँ तक ब्रेकआउट की बात है, तो ब्रेकआउट जो है, ब्रेकआउट के लिए मैंने बताया था कि जब दो जो ग्रीन कैंडल लगातार होनी चाहिए और वो जो रेजिस्टेंस लाइंस के ऊपर होनी चाहिए। वॉल्यूम से हमें ज़्यादा मतलब नहीं होता है, क्योंकि वॉल्यूम अक्सर हमें ट्रैप करती है, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स साइकोलॉजी काम करती है। साइकोलॉजी पे भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, करीब मैं उससे 100 या उससे ज़्यादा मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उससे पहले मेरी फैमिली बड़ी हो जाए ताकि मैं सभी को बता सकूँ। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे वॉल्यूम ये ब्रेकआउट भी कन्फर्म हुई है, उसके बाद से दो लगातार यहाँ पे शोल्डर बने हुए हैं। तो अब हम इसमें
यहाँ पे इसका एग्जिट प्राइस निकालने की कोशिश करते हैं। एग्जिट प्राइस के लिए हम यहाँ पे बॉटम से जो अरिथमेटिक बॉटम होना चाहिए, मैं कव विथ हैंडल और जो ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि कैसे हम लोग नीचे से जो गैप है उसको हम लोग ऊपर लेते हैं, आखिर लेने का वजह क्या है। मैं काफ़ी डिटेल्स में बताऊंगा, साइकोलॉजिकली भी बताऊंगा और चार्ट पैटर्न वाइज भी बताऊंगा। तो ये जो गैप है इसे हम लोग ऊपर लेते हैं। तो ये जो टारगेट प्राइस निकल के आ रहा है वो यहाँ पे है 1784। तो अब हम इसको ओवरऑल देखते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे कि जो टॉप है उससे ऊपर है। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पे जनरली हम लोग टॉप को लेते हैं कि ये टॉप तक जाएगी, क्योंकि इस जगह पे जो फंसे होंगे आज से 2 साल पहले, जैसे ही उस प्राइस पे आएगी तो वहाँ पे वो बेचने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है कि इससे ऊपर ना जाए और वहाँ पे फिर हाँ ये हम लोग को फिर से नीचे करेक्शन दिखेगा। तो हम लोग जनरली इसका जो टारगेट प्राइस है इसका टॉप ले सकते हैं। लेकिन मैंने बहुत पहले बताया होगा, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी, एक डाउ थ्योरी काम करती है। तो डाउ थ्योरी में क्या होता है कि जब वन साइडेड रैली आती है या ऊपर जब प्राइस शेयर जब जाने लगती है, तो उस केस में टॉप में लोग नहीं बेच के उसके नीचे बेचते हैं। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे टॉप में भी नहीं बेचेंगे, उसके नीचे जो ग्रीन कैंडल है उसका जो क्लोजिंग प्राइस है हम लोग उसमें बेचेंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे जो है ये वाली इस प्राइस पे हम लोग इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो टारगेट निकल के आ रहा है जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आ रहा है 7162। तो हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल गेन देखते हैं कितना है। तो जो यहाँ पे पोटेंशियल गेन है वो यहाँ पे हमें 25% दिख रही है। तो 25% का गेन है, और अगर ये हमें 1 साल में भी अचीव हो जाता है तो रिटर्न ठीक ठाक है। लेकिन मैं यहाँ पे बता दूँ कि इसमें LTI माइंट्री में मेरा कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बना रहा हूँ और मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे चीज़ें काम करती है। थैंक यू।